introduce Sri Shishir Sinha sir. Sir is presently working as Senior Deputy Editor with Hindu Business Line since May 4, 2018. This is his second stint with the publication. His previous organizations are Amar Ujala, Aaj Tak, CNBC, and ABP News. He is regularly engaged in original Hindi and English writing for various government publications such as Yojana, Kurukshetra, and Employment News. He conducted various talk shows related with economic issues on All India Radio. His regular appearances as an expert on DD, Lok Sabha TV, and Rajya Sabha TV always reminds his excellence to his viewers. Looking at his educational background, he's postgraduate in economics from Banaras Hindu University, followed by graduation in journalism and mass communication. He is visiting faculty at Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, Sri Aurobindo Center for Arts and Communication, and Jamia Millia Islamia University. Now I request Sir to kindly share his topic. Sir, please. नमस्कार सभी को। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात है कि मैं राहुल देव सर के साथ हूं, मैं जो मेरे संपादक रह चुके हैं आज तक में। और इससे ज्यादा और क्या कुछ हो सकता है, यही शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि अचीवमेंट है कि जब आप अपने एडिटर के साथ आप बैठ करके किसी चीज की चर्चा कर रहे होते हैं। तो राहुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अभिनंदन दुर्गेश भाई आपका और बाकी सभी लोगों का जो इस चर्चा में शामिल है। मैं अगर अपनी बात हिंदी में कहूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मुझे ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में लगता है, इसलिए मैं बात अपनी हिंदी में करना चाहता हूँ। मैं प्रेजेंटेशंस इंग्लिश में है तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो मैं अपनी बात कहने के लिए मैं आपके सामने एक पीपीटी रखना चाहता हूँ, और ये पीपीटी जो है ये दरअसल एक रिपोर्टर का एक्सपीरियंस है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। अभी सबसे ज्यादा चर्चा इसी के ऊपर हो रही है। जितने भी स्कीम्स या जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के लॉन्च हो रहे हैं वो सारे इन्हीं के इर्द गिर्द में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रिपोर्टर के नजरिए से बताऊं कि इसकी रिपोर्टिंग में जो मास कम्युनिकेशन की जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं उनका यूज किस तरीके से हुआ है, और दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी ने उन थ्योरीज के इम्प्लीमेंटेशन और इस पर्टिकुलर टॉपिक के कवरेज में किस तरीके से चेंज किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हमारी थ्योरीज है मास कम्युनिकेशन की, तो आप देखें तो हम लोग 5 मेजर जो मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज है हम लोग उसको पढ़ते हैं। एक अपना हाइपोडर्मिक थ्योरी है जिसको हम लोग बुलेट थ्योरी भी कहते हैं। देन हमारा 2 स्टेप फ्लो थ्योरी है, फिर मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी है, यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है, और कल्टीवेशन थ्योरी है। वैसे तो 15 या 20 ऐसी थ्योरीज हैं जो कि मास कम्युनिकेशन के दौरान जो है वो पढ़ाई जाती है, लेकिन हम इन 5 थ्योरीज पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। और मैं आपको जो मैंने आत्मनिर्भर भारत की रिपोर्टिंग करी उनमें इन थ्योरीज का कैसे यूज हुआ ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और बाद में टेक्नोलॉजी का पार्ट जो आया उसने किस तरीके से हमारी रिपोर्टिंग को और हमारा जो जिसको कहते थे कि कम्युनिकेशन में एक रिसीवर होता है, वो रिसीवर उस चीज को किस तरीके से यूज किया और उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। इसके पहले मैं आपके सामने 2 पिक्चर का रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये 2 पिक्चर देखी होगी। एक है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और एक है द टर्मिनल। आपको लग रहा होगा कि मैंने आत्मनिर्भर भारत से अचानक मैं आपको 2004 और 2006 में क्यों लेके गया। थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूँ यहाँ पर। जब कभी भी हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो उसके साथ 2 और शब्द जुड़ा हुआ होता है। एक है आपका आत्मविश्वास और एक है आपका आत्मबल। ये दोनों आपके पास होता है तो आपके आत्मनिर्भर बनने में ज्यादा मदद करती है। और ये जो 2 पिक्चर के मैंने टाइटल आपके सामने रखे हैं, द टर्मिनल। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक जर्मन सिटीजन था जिसको लगभग 2.5 महीने रहना पड़ा, क्योंकि उसके वीजा में कई तरह के इश्यूज थे, कई तरह के प्रॉब्लम्स थे, और वो कहीं जा नहीं सकता था। उसको कोई देश स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो ये जब मैंने कहानी पढ़ी, इसके बारे में रिपोर्टिंग देखी, तो मुझे द टर्मिनल फिल्म की याद आ गई। इसका जो हीरो टॉम हैंक्स है वो एक ऐसे देश से आता है और अचानक जब वहां पहुंचता है यूएस में, तो पता चलता है कि उसके देश में मिलिट्री रूल्स हो गई है, कूप हो गया है और वो कहीं जा नहीं सकता है।
लेकिन उसने उस एयरपोर्ट पे रह करके किस तरीके से अपने आप को उन परिस्थितियों के हिसाब से ढालता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो एक उसका आत्मबल बल और दूसरा आत्मविश्वास, इन दोनों चीजों की बदौलत वो एक कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ता है। याद कीजिए, अगर आपने में से किसी ने इस फ़िल्म को देखा होगा तो एक फ़िल्म का एक बहुत ख़ास सीन था, जहाँ पर दिखाया गया कि ट्रॉलीज़ जो हैं, अगर ट्रॉलीज़ को आपने सही जगह पे पार्क किया तो आपको 25 सेंट्स मिलते थे। इस बंदे के पास, इस आदमी के पास जेब में 1 पैसे नहीं थे। उसने देखा जो आता है 25 सेंट निकलता है और वो आराम से चला जाता है। इसने पूरे एयरपोर्ट की ट्रॉलीज़ को जमा करना वहाँ पे शुरू किया और उससे जो उसके पास पैसे आते थे, उसकी बदौलत वो अपना लंच, डिनर का इंतज़ाम करता था। ये एक आत्मबल था, एक आत्मविश्वास था जो कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ कदम था। रात में उसने देखा कि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो सही नहीं है एंड ही वाज़ अ ट्रेन्ड आर्किटेक्ट। उसने उस चीज़ को यूज़ किया और जब उसने उसको बना करके दिखाया, तो लोगों ने कहा कि अच्छा, ये आदमी ऐसा काम कर सकता है। कई बार ऐसा लगा कि ये कौन है जिसने ये काम किया है? पता चला कि ये एक ऐसा फँसा हुआ सिटीज़न है, जिसने ये सारा काम किया है। तो अगर एक इसको कहते हैं ना आत्मबल और आत्मविश्वास देखना है तो इस पिक्चर को ज़रूर देखिएगा। आपको आत्मनिर्भरता का जो एक डेफिनिशन है उसको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा पिक्चर जो कि एक रियल इंसिडेंट पे है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस फ़िल्म में एक शेयर ब्रोकर की कहानी है और उसकी शुरुआत की स्ट्रगल्स की कहानी है। उन दौरान में इस आदमी के अंदर जो विल स्मिथ ने और उसके बेटे ने पहली बार एक साथ एक फ़िल्म में काम किया, इस कैरेक्टर ने जो पूरा प्ले किया, बहुत सारे ऑड सिचुएशंस थे, लेकिन उन ऑड सिचुएशंस में जो अंदर का कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस ने उसको बनाए रखा। मुझे लगा कि जब मैं आत्मनिर्भरता की बात करूँ, तो मुझे आत्मबल और आत्मविश्वास की चर्चा करनी चाहिए और उस लिहाज से मैंने इस 2 फ़िल्म का जो है आपके सामने ज़िक्र किया। मौका मिले ज़रूर देखिएगा। ये वो बात है जो कही गई थी जब पीएम का स्पीच हुआ था, तो मोटा-मोटी आत्मनिर्भर भारत में जो 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की गई थी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड, इनको हम किस तरीके से फोकस करेंगे। इसके साथ-साथ लगभग 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंस हुआ। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बताए गए कि हम क्या कुछ करना चाहते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो 5 मैंने आपके सामने पॉइंट रखे हैं कि सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है और लास्ट में जो उनका बहुत फेमस टैगलाइन बना था, वो था वोकल फॉर लोकल। और इसके ऊपर बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे डेफिनेशंस आते रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत का एक कांसेप्ट था जो कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे सामने रखा। अब अगर आप इसकी रिपोर्टिंग देखें मीडिया के ऊपर, चाहे वो इंटरनेट हो, रेडियो हो, मैगज़ीन हो, टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर्स हो, और मुझे इन पाँचों के लिए काम करने का मौका मिला, तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने महसूस किया और जो जिसे आप कहते हैं कि जिसको एक्सप्लेन करने में दिक्कतें भी कह सकती हैं आप, चैलेंजेस भी कह सकते हैं आप, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करें। क्योंकि इसमें से देखिए कई मीडियम ऐसे हैं जिसमें आपको पता नहीं कि सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या है। कई बार हम लोग कम्युनिकेशन में इस बात पे चर्चा करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? एक आदमी दूसरे को, किसी को एक कम्युनिकेट कर रहा होता है। एक आपका रिसीवर है, एक आपका सेंडर है। रिसीवर के फीडबैक के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें तय करते हैं। आप अगर रेडियो में देखिए, तो रेडियो में आपके पास रिसीवर का रिस्पॉन्स आपको पता नहीं होता है। आप बंद कमरे में बात कर रहे होते हैं, जो पूरी तरीके से जिसको कहें कि ऑडियो सेंसिटिव होता है और वहाँ पे आपको पता नहीं कि आपको कितने लोग सुन रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या वाक़ई में कोई सुन रहा है कि भी नहीं सुन रहा है। आप टेलीविज़न चैनल में काम करते हैं, आप कैमरे के साथ बात करते हैं, वहाँ पर एक फ़ायदा होता है, आपके सामने कई बार जो कैमरा पर्सन है ना, उसके ऊपर कभी चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। मैंने जो टीवी का अनुभव देखा है, तो मेरा पहला जो फीडबैक होता था, मैं कैमरामैन के चेहरे को देखता था। मुझे लगता था कि जो मैं कह रहा हूँ, क्या वो कन्विंस हो पा रहा है? अगर वो कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिसीवर है, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिसीवर हमारे कम्युनिकेशन से सैटिस्फाइड नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं देखता था कि जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर में कई बार मैं पूछता था कि क्या मैंने जो बातें करी, क्या जो मैंने डिस्कशन किया, क्या जो मैंने बातें अलग-अलग टॉपिक पे विदाउट प्रॉम्प्टर मैंने कही, क्या वो आपको समझ में आई? अगर वहाँ पर मुझे मेजॉरिटी कहता था कि हाँ, मुझे समझ में आ गया, तो मुझे लगता था कि मेरा काम सार्थक हो गया। यानी कि वहाँ पर आपके पास एक रिसीवर का फीडबैक जो है वो आपके पास अवेलेबल होता है।
इंटरनेट में भी बहुत है, अगर आप वेब पे लिखते हैं, डिजिटल पे लिखते हैं, खासतौर पे जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुरंत फीडबैक आ जाता है। खासतौर पे मैं फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर की बात करूं तो तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है, तो आपको पता चलता है कि जो रिसीवर है उसने किस तरीके से किया है। न्यूज़पेपर में भी एक लेटर्स टू एडिटर नाम की एक पुरानी प्रथा है जो आज भी चली आ रही है, या फिर वही स्टोरी जब डिजिटल पे जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, तो वो हमें समझ में आ जाता है। तो हमारे पास एक मिक्स्ड वर्जन था जहां पर हमें रिसीवर का फीडबैक भी मिल रहा था, कई जगहों पर रिसीवर का फीडबैक नहीं मिल रहा था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम जो कह रहे हैं वो कितनी हद तक बातें आगे पहुंच रही हैं। ये हमारा पॉइंट जो है, जिसको हम लोग कहते हैं बुलेट थ्योरी। बुलेट थ्योरी में क्या है कि आपका जो रिसीवर है वो पूरी तरह से पैसिव है। उसके पास वो सारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं, लेकिन वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, इसका नाम बुलेट थ्योरी से रखा गया कि गोली चलती है और सीधे बिल्कुल अटैक करती है। तो दिस 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 इज द, जब आप रेडियो की बात करते हैं या जब ऐसे मीडियम की बात करते हैं जहां पर रिसीवर का आपके पास कोई फीडबैक नहीं है। बाकी जगहों पे हम टू वे फ्लो की बात करते हैं या मल्टीवे फ्लो की बात करते हैं, और वो थ्योरी का हम वहां पर यूज करते हैं। और फाइनली हम ये भी देखते हैं कि कई जगहों पर यूसेस एंड ग्रेटिफिकेशन होता है, यानी कि जो रिसीवर होता है वो अपनी जरूरत के हिसाब से पर्टिकुलर मीडियम को यूज करता है और अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करता है अपनी लाइफ में। अब अगर आप देखें तो आपके सामने ये 6 पिक्चर्स हैं। अगर आप इन 6 पिक्चर्स में देखें, जो फर्स्ट पिक्चर है वो एक कुम्हार का है, सेकंड पिक्चर मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग का है, थर्ड जो है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, फिफ्थ जो है वो ऑटोमोबाइल का है, एंड सिक्स जो है वो टॉयज का है। आप कहेंगे कि ये 6 पिक्चर का क्या रेलेवेंस है? आपको याद होगा कि जब आत्मनिर्भर भारत की हम चलने जब कभी भी चर्चा की, तो पहले आता था कि आत्मनिर्भर में हमारा जो ग्रास रूट लेवल का जो इकोनॉमिक यूनिट है वो कितना सेल्फ रिलायंट हो सकता है। दिवाली के दिन आते हैं, हर साल दिवाली में हम लोग एक चर्चा करते हैं कि कुम्हार के दिए बिकते नहीं। चीन की बनी हुई गणेश जी, लक्ष्मी जी हमारे घर पे आ जाती हैं, हमारे कुम्हार का बना हुआ नहीं बिकता। वो बेचारा सब कुछ तैयार करके रह जाता है और वो नहीं हो पाता। उसका माल जो है, उसका जो सामान जो है वो नहीं बिकता है। यानी कि सेल्फ रिलायंस के डेफिनेशन में वो कहीं पीछे है, वो नहीं आगे आ पा रहा है। तो जब कभी भी हम आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा करें या किए हैं, तो हमने सबसे पहले ये एग्जाम्पल रखा है कि क्या अगर हम आत्मनिर्भर बना पाए, तो आपका यहीं से स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम माइक्रो से मैक्रो की तरफ बढ़ते हैं। तो माइक्रो यूनिट अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है, तो आपका मैक्रो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है। आप 10% ग्रोथ कर लें, आप 12% ग्रोथ कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ डे जो हमारा माइक्रो इंडिविजुअल है, यूनिट्स है, क्या वो तैयार है उस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए? क्या उस तक ग्रोथ की बातें पहुंच रही है? अगर नहीं पहुंच पा रही है, तो आपके 12% ग्रोथ का या सेल्फ रिलायंस का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो आप 5 देख रहे हैं, आज के दिन में आप अगर मोबाइल हैंडसेट की बात करें, देखिए किसी एक ज़माने में एक नारा था, रोटी, कपड़ा और मकान। अब बदल गया। रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल और डेटा, ये 5 चीज़ हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत हो गई है। और इसमें छठा आप और जोड़ लीजिए, वो आपको चार्जर चाहिए या आपको पावर बैंक चाहिए। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, डेटा और चार्जर, ये 6 चीज़ ना हो तो ज़िंदगी अधूरी लगती है। तो और ख़ास तौर पे बाद के जो 3 चीज़ हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किया है, चेंज किया है। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि देश में 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन है, देश में हमारा मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन पता चलता है कि उस मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही हैं। वो हमारे पास उसको तैयार नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं सेल्फ रिलायंस जो है वो पीछे रह जाता है। थर्ड पिक्चर आप देखें सोलर पैनल की, आज के दिन में हमारी बहुत चर्चा है कि हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएँ, जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम उसकी जगह पर इसके जाएँ। यहाँ भी आपको पता होगा कि सोलर पैनल के मामले में 90% इनपुट्स हमें बाहर से मँगवाना पड़ता है, हमारे पास उसका नहीं है। वैक्सीन्स की बात करिए, कोरोना के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा यही होती है कि मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। आज के दिन में मेडिसिन्स हमें के मामले में हम जेनरिक ड्रग की बात करें, दुनिया में हम बहुत आगे हैं। प्रोडक्शन में हम आगे हैं, लेकिन जब उस जेनरिक ड्रग को बनाने के लिए हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट, यानी जिसको हम एपीआई कहते हैं, वो एपीआई आपके यहाँ नहीं बनता है, आपको बाहर से मँगवाना पड़ता है।
तो जब आप फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मा इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। ऑटोमोबाइल, आपको पता है, हम मारुति की बात करें, हुंडई की बात करें, बड़े पैमाने पर यहाँ से वो इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उनके जो कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल्स हैं, उन रॉ मटेरियल्स के लिए उनको डिपेंड रहना पड़ता है बाहर के ऊपर। और टॉयज़, आपको पता है कि आज के दिन में टॉयज़ एक बड़ा मार्केट बन चुका है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे टॉयज़ हैं, वो टॉयज़ शायद हिंदुस्तान में नहीं बनते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूँ, बनारस जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल गुज़ारे हैं पढ़ाई के लिए, वहाँ पर वुडन टॉयज़ बिज़नेस बहुत बड़े पैमाने पर है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो वुडन टॉयज़ को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई है, जो हमारे प्लास्टिक या मेटल के टॉयज़ को मिल पाई है। वुडन टॉयज़ कई मामले में सेफ हैं, कई मामले में वो काफ़ी यूज़फुल भी हैं, लेकिन वो उसको उस तरीके का मार्केट नहीं मिल पाया। तो सेल्फ रिलायंस की बात करें, तो यहाँ पर टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ भी है। तो ये हमने 6 पॉइंट्स रखे, हमने सेल्फ रिलायंस को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये बताने की कोशिश की कि अगर हमें सेल्फ रिलायंस करना है, तो हमें इन 6 सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा। हमने ये भी बताया कि किस तरीके से हमारा चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कितना है। लगभग 10 इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जहां पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी 4 से 90% तक है। उसी तरीके से कई बार ये भी हुई कि आप बॉयकॉट कर दो, आप चाइना को भूल जाओ, तो आपके लिए ये जो 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको आपको सर्वाइव करना आसान नहीं होगा, आपके लिए काम करना आसान नहीं होगा। तो हमने अपनी रिपोर्टिंग में इन बातों को रखा और हमने ये समझाने की कोशिश की कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है बाहरी दुनिया से बिल्कुल संपर्क काट लें और सब कुछ आपके अंदर हो सकता है, यही भावना लेकर के चलें, ऐसा संभव नहीं है। आपको अपने थॉट जो है, अपने कांसेप्ट जो है, वो आगे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये कुछ और डेटा है, जस्ट एक जानकारी के लिए कि किस तरीके से हमारा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। और जब चाइना पे बॉयकॉट और सेल्फ रिलायंस के कांसेप्ट में ये सबसे ज़्यादा नैरेटिव था कि हमको चाइना को बॉयकॉट करना है, हमको चाइना को पूरी तरह से आउट कर देना है। लेकिन जब हम इन फैक्ट्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सेल्फ रिलायंस के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। देखिए, अब आप देखें तो रिपोर्टिंग जो है वो हमने काट दिया है। अब रियलिटीज़ क्या आई? जब आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, उसके बाद रिपोर्टिंग करने के बाद क्या कुछ सच सामने आया? तो हमारा पूरा नैरेटिव इस चीज़ पे हो गया, बॉयकॉट, चाइना को बॉयकॉट करो। अमूल का फेमस ऐड आपको याद होगा, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ और ये हुआ कि अमूल के ऐड जो है वो कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिए गए। लास्ट में अगर आप देखें, जो पिक्चर आपको अगर दिख रही है, एक बंदा है जो कि धोती कुर्ता और उसके हाथ में मोबाइल हैंडसेट है। आज बताइए, देश में इतने मोबाइल हैंडसेट बन रहे हैं, लेकिन खालिस हिंदुस्तानी हैंडसेट आपके पास नहीं है। ये हमारी एक हार्ड रियलिटी है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ऐसा कह लीजिए कि ये रिपोर्टिंग के बावजूद कि हमने आपको इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स के हार्ड हार्ड फैक्ट को आपको बताया, उसके बावजूद भी हमारा नैरेटिव जो था मीडिया पे और जो सोशल मीडिया खास तौर पे मैं कहें, तो उस पे ये पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, बॉयकॉट चाइना में कन्वर्ट हो गया। तो आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया आपके अ, ये बॉयकॉट चाइना के ऊपर। फेयर एनफ? अब ये क्या सही है या ये गलत है? क्या ये जो ओरिजिनली हमारा पर्पस था आत्मनिर्भर भारत को सामने रखने का, क्या उसका पर्पस ये है या कुछ और है? एक डिलेमा एक रिपोर्टर के नाते ये था कि जब आप हार्ड इकोनॉमिक रियलिटीज़ को आप रिपोर्ट करते हैं, तो आपके ऊपर ये एलिगेशन लग जाता है कि आप चाइनीज़ कंपनी से आपको सपोर्ट मिल रहा है। याद होगा, कई चैनल, टीवी चैनल्स के स्क्रीनशॉट लगाए गए थे, जिसमें बॉयकॉट चाइना पे डिस्कशन हो रहा था और नीचे एक पर्टिकुलर मोबाइल हैंडसेट का जो है वो बग शॉट लगा हुआ था उनके एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट के लिए। तो ये एक एलिगेशन भी लगा। और अगर आप जो पॉपुलर सेंटिमेंट को ही रिपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हार्ड इकोनॉमिक रियलिटीज़ को आप पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं या उसको आप डाइल्यूटेड वे में सामने लोगों को रखते हैं। ये एक मेजर हमारे सामने डिलेमा रहा, रिपोर्टिंग के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से। इसका सॉल्यूशन क्या था? तो हम लोगों ने सॉल्यूशन जो इसका, ये एज़ अ रिपोर्टर के नाते, एज़ अ ज कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते हम लोगों ने कहा कि किस तरीके से हम बैलेंस बना सकते हैं हार्ड इकोनॉमिक रियलिटीज़ एंड पॉपुलर सेंटिमेंट में। सेल्फ रिलायंस को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसका मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि आप इम्पोर्ट को बंद कर दो और सब कुछ हिंदुस्तान अपने लेवल पे कर सकता है। हमें ये भी बताना पड़ा कि इकोनॉमिक रियलिटीज़ रातों-रात नहीं बदलती है। अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है
कि आज कहीं और है और कल कहीं और हो जाएगी। इकोनॉमिक्स हमेशा एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है और उस पीरियड ऑफ टाइम चेंज होने के बाद ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट देता है। इसलिए हम लोग इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का कांसेप्ट लेकर के चलते हैं और उसके हिसाब से हम पूरी थ्योरीज और हमारे जो उसके रिजल्ट्स होते हैं उनको लोगों को सामने रखते हैं। दिक्कत ये है कि आज के दिन में इकोनॉमिक रिपोर्टिंग इतना ज़्यादा जार्गनाइज़ हो चुका है, तो उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि लोगों के पास जो उसका मतलब पहुँचना चाहिए, वो कई बार नहीं पहुँच पाता। इसके लिए हम ही लोग दोषी हैं। हम लोगों ने उसको सही तरीके से नहीं रखा। इसका कई सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश की गई कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत को और अच्छा करें। तो एक अभी मुझे बिहार के एक वेबिनार में बिहार में एमआईटी यूनिवर्सिटी के एक वेबिनार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था और वहाँ पर एक यूएस के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे कि किस तरीके से फोक सॉन्ग के ज़रिए चाहे कोविड के दौरान की परेशानियों को सामने रखें या आत्मनिर्भर भारत की बातों को सामने रखें और उस फोक सॉन्ग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में था। तो इसका मतलब है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो क्या जो हमारा रिसीवर है, उसका इंटेलेक्ट लेवल, रिसीवर का जो डायलेक्ट है, रिसीवर की चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो उसको जान ले अगर हम और उसके हिसाब से उससे बात करें तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। और उन्होंने इस बात को प्रूव करके दिखाया था। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाया था। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको उसका एक वीडियो दिखाऊँ कि किस तरीके से बिहार के एक छोटे से शहर में, एक छोटे से कस्बे में आत्मनिर्भर भारत को कितने अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया था। गूगल करिएगा तो शायद वो आपको गाना मिल जाएगा। आरा के बिहार के आरा की ये कहानी है। बहुत अच्छा वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तो इसलिए हमने अपने आत्मनिर्भर भारत में वैसे तो चूँकि मेरा ब्रेड एंड बटर अंग्रेज़ी है, मुझे लिखना अंग्रेज़ी में ही है, तो वहाँ पर तो मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, लेकिन बाकी जितने मीडियम्स, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे सोशल मीडिया हो या रेडियो हो, जहाँ पर मैं हिंदी के ज़रिए उन बातों को समझाने की कोशिश की कि आत्मनिर्भर का क्या मतलब है। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं बुलेट थ्योरी से आगे बढ़ूँ, जो हमारा हाइपोडर्मिक थ्योरी है, हाइपोडर्मिक थ्योरी से आगे बढ़ते हुए मैं टू स्टॉप फ्लो में, टू स्टेप फ्लो में जाऊँ या मल्टी स्टेप फ्लो में जाऊँ और फिर मैं किसी न किसी तरीके से लोगों को एनकरेज करूँ कि आप यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी को अडॉप्ट करके इस कम्युनिकेशन को अपनाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या पिक्चर है, ये सारी कहानी आपने आत्मनिर्भर भारत की कही और उसके बाद ये अचानक आपके सामने अजीबो-गरीब सी तस्वीरें आई हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी है, हर जो एक टुकड़ा है वो कहानी है। अगर आप फर्स्ट देखें, आप अपने स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट पिक्चर है, वो आपका की और डिक्टाफ़ोन है। जो लोग भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, जो लोग भी न्यूज़पेपर में रहे हैं, उनको पता होगा कि एक दौर ऐसा था कि हमें कोई लीड मिलती थी, तो हम उस लीड को की के ज़रिए बताने की कोशिश की, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन ताले में बंद है, हमने उसको खोलना है। सेकंड पॉइंट क्या होता था कि हम उसके लिए इंटरव्यूज़ करते थे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, अलग-अलग लोगों से बात करके, तो हमने की एंड डिक्टाफ़ोन को यूज़ किया। सेकंड जो है वो आप सॉर्टिंग है, अब आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ गए, लेकिन उसमें से हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल नहीं हो सकता है, तो आप उसमें से सॉर्ट आउट करते हो। थर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं राइटिंग एंड एडिटिंग है। राइटिंग एंड एडिटिंग करने के बाद जो आप लेंस देख रहे हो वो एडिटिंग के लिए है और जो पेंसिल है वो राइटिंग के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद का जो फोर्थ आपका पिक्चर है वो प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग के बाद फाइनली वो प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में जाने के बाद वो हॉकर के ज़रिए हमारे रीडर तक पहुँचता है। तो ये कन्वेंशनल मीडियम सिस्टम मीडिया रहा है, जहाँ पर न्यूज़ का और न्यूज़ के स्प्रेड करने का ये फ्लो हम लोग यूज़ करते रहे हैं। आज के दिन में देखिए, सच्चाई ये है कि एवरीवन इज़ द कंटेंट क्रिएटर। आपके हाथ में एक सोशल मीडिया पे एक इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन के ज़रिए आप तुरंत गूगल करते हैं। कई बार हम लोग मज़ाक में भी कहते हैं कि अगर गूगल ना हो तो कई पत्रकारों की नौकरी चली जाएगी। वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए हमें जब याद है कि हम लोग जब इंटर्नशिप कर रहे थे, मुझे इंटर्नशिप करने का मौका लकीली मुझे पीटीआई में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में करने का मौका मिला था। और वहाँ पे बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी। तो उस समय क्या होता था कि पेपर के कटिंग्स रखे जाते थे
और हमें कोई स्टोरी करनी होती थी तो हमें उन जाकर के पेपर की क्लिप्स निकाल करके एक पर्टिकुलर महीने, पर्टिकुलर तारीख की, और फिर हमें उससे लिख करके आकर के हम उस पे करते थे। आज क्या है? आज आपने एक कीवर्ड डालने हैं, गूगल जिंदाबाद। गूगल आपको कई इंफॉर्मेशन दे देता है, उसके बाद सीपीएम यानी कि कट पेस्ट मास्टर। अगर आप ये हो जाते हैं तो आपका जो काम करने का समय है वो बहुत कम हो गया है। आज के दिन में पहले जो न्यूज़ जनरेशन होता था, रिपोर्टिंग होती थी, उस न्यूज़ जनरेशन एंड रिपोर्टिंग के कन्वेंशनल मेथड में एक रिपोर्ट को तैयार करने में काफ़ी समय लगता था। आज वो चीज़ नहीं है। कंटेंट क्रिएशन हर आदमी के हाथ में आ गया और इसकी वजह से कई बार कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट भी हो जाता है। तो कहते हैं ना कि कई बार टेक्नोलॉजी आपको कम्युनिकेशन को फास्टर कर देता है, लेकिन इफेक्टिव नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन की क्वालिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और एट द एंड ऑफ डे ये पॉसिबल है कि जो हमारा टारगेट था कम्युनिकेशन का वो शायद नहीं हो पाया। और ये चीज़ आत्मनिर्भर भारत में भी हुआ। आत्मनिर्भर भारत में, चूँकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इकोनॉमिक्स में ये सबसे बड़ी समस्या रही है कि हम बहुत सारे जार्गन्स यूज़ करते रहे हैं। बहुत सारे हमने टेक्निकल यूज़ किए हैं और एज़ अ जर्नलिस्ट मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम में से बहुत सारे जर्नलिस्ट को ये लगता है कि सामने वाला जो है, वो कुछ भी नहीं जानता, वो हम सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसका ठीक उल्टा करना चाहिए। मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैं जितना एक स्ट्रेट सिंपल लिख सकूँ, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होकर के जो रिसीवर है उस तक पहुँच सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा ये भी है कि लोग अपने-अपने तरीके से एक्सप्लेन करने लगते हैं। आप याद कीजिए सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव आत्मनिर्भर भारत का चला, वो ज़्यादातर नैरेटिव ये था, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, उसको बॉयकॉट कर दो, ये खत्म कर दो, वो खत्म कर दो। कैसे होगा? ये आत्मनिर्भरता की परिभाषा नहीं है। आत्मनिर्भरता आपको ये बोलता है कि आप अपनी ज़रूरत के सामान को तैयार करें। उस तैयार करने में आपको कई तरह की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर हर व्यक्ति अपने आप में सारी चीज़ खुद कर ले, तो शायद समाज में जिसको कहते हैं ना, समाज की तो अवधारणा ही नहीं रहेगी, परिवार की अवधारणा ही नहीं रहेगी। वो सारे जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। आत्मनिर्भरता में हमें इस कांसेप्ट को लेना था, लेकिन वो कांसेप्ट टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी हद तक उसका हमने नैरेटिव चेंज कर दिया और एंड रिजल्ट ये हुआ कि आत्मनिर्भर हमारे पास एक अलग वे में हमारे सामने आया, जिसमें कहा गया सबको बॉयकॉट कर दो। लोगों ने अपने सामान जलाने शुरू कर दिए, कई जगहों पर व्यापारियों ने सामान जलाए। पता चला किसी ने छत से टीवी का सेट फेंका। किसका नुकसान हो रहा है? ये आपका नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। आपका जो भी सामान पड़ा हो, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि वो भंगार में पड़ा था, हमने फेंक दिया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहानी अलग है। लेकिन भंगार की भी कीमत होती है, जब आप कबाड़ी किसी को बेचते हैं ना, मोल-मुलई करते हैं। अखबार के लिए लेने आता है ना, कहते ₹10 नहीं भैया, ₹12 किलो दे दो। तो जब आप भंगार की भी कीमत लगाते हैं, तो भंगार को ऐसे बर्बाद कैसे कर सकते हैं? खैर, जो कपाट, मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ कि आत्मनिर्भरता का जो हमने कांसेप्ट चेंज हुआ, उसमें कहीं न कहीं हमने देखा कि जो फर्स्ट पॉइंट था, जिसको हम लोग हाइपोडर्मिक या बुलेट थ्योरी कहते हैं, उसकी जगह पे हमारा मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी ज़्यादा हो गया। यानी हर किसी ने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया और फिर अपने ऑडियंस तक पहुँचाने की कोशिश की। एंड रिजल्ट ये था कि हमारा उसका जो डेफिनिशन होना चाहिए, उसका जो मतलब होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा फैल गया। और जब बहुत सारी चीज़ें जब फैल जाती है, तो जैसे हिंदी में कहते हैं ना, रायता फैल गया। ये रायता फैल गया और नतीजा ये हुआ कि आत्मनिर्भरता कहीं न कहीं अ, दूसरे टेंजेंट पे चला गया। मुझे लगता है कि आज के दिन में जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, चेंजिंग डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के यूज़ में हमें ख़ास तौर पे एहतियात बरतनी है। हमें इन्फॉर्मेशन के फ्लो में ख़ास तौर पे एहतियात बरतनी है। नहीं तो नतीजा ये होगा कि जो हमारा एंड रिजल्ट होना चाहिए, जो चाहिए वो होगा नहीं और कुछ और हो जाएगा और पूरी की पूरी कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं अपनी बात का जो अंत है वो ये बहुत ही फेमस एसे है, अगर आपको मौका मिले, ये अमेरिकन एसिस्ट हैं, राल्फ वाल्डो एमर्सन। इन्होंने कई ऐसे एसेस लिखे हैं और एक एसे जो इनका बहुत फेमस हुआ था, वो सेल्फ रिलायंस के नाम से है। उसमें इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है सेल्फ रिलायंस को, अगर आप इस लाइन को पढ़िए, be yourself, no best imitator of another, but your best. There is something which you can do better than other. Listen to the inward voice and bravely obey that.
do the things at which you are great, not what you were never meant for. सेल्फ रिलायंस यही है, और अगर इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सके तो हमारा जो ओरिजिनल कंसेप्ट है सेल्फ रिलायंस का, वो जो उसको कम्युनिकेट करना है वो हम प्रॉपर कर पाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द अटेंशन, एंड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में ले सकता हूँ, और ये मेरा ईमेल आईडी है. कभी भी किसी को कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. It was indeed an honor to listen from you. Thank you for such kind words. It will be a great pleasure for us to listen to you again in our future events. Now let me call Ms. Tina Raj, Faculty of School of Journalism and Mass Communication, to welcome and introduce our next speaker, Shri Rahul Dev, former editor, Jansata. Over to you, Tina. Thank you so much, Arushi ma'am. Good morning, one and all present here. It's my honor to introduce senior journalist Shri Rahul Dev ji. He is honorary advisor Speakers Research Initiative at the Lok Sabha. He contributed to the field of media throughout his professional life. He believes that quality of the news derives from the command over the language. Therefore, he is continuously working for the spreading awareness to increase the use of Rashtrabhasha. He is associated with many news channels. He is bilingual journalist and worked in both print media and TV. He started his career with the Pioneer in Lucknow and worked for magazines like The Week, The Illustrated Weekly of India, and Prob India. He has also served as editor in various print media groups like Jansatta, the Hindi daily of the Indian Express Group. He has also been associated with Daily Aaj Samaj and the Weekly India as editor-in-chief. He has also headed the news channels Aaj Tak and CNEB as editor-in-chief and CEO. He also served as executive editor-head, Aaj Tak. A person with vast experience of media industry is amongst us. As a speaker who has a lot to share from his professional life experiences, which would help us to achieve the objectives of this media conference. Without much ado, I hand over this session to Sir. Sir, please. बहुत धन्यवाद. मेरी शक्ल और आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, sir. आ रही है सर आवाज. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए. देखिए, मुझे अंग्रेजी अब ये तो नहीं कह सकता कि नहीं आती, लेकिन भूल गया हूँ. तो किसी को यहाँ दिक्कत तो नहीं है ना हिंदी में? वैसे शिशिर ने मेरा काम आसान तो कर ही दिया है. नहीं सर, वी आर ओके विद. जी, बड़ी कृपा. वैसे हम लोग आमतौर पर धारणा यही है कि इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस, कंटेंट, डिजिटलाइजेशन, ये सब अंग्रेजी वाले ज़्यादा समझते हैं और बाकी भाषा वालों को थोड़ा कम आता है, लेकिन ठीक है. शिशिर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने बहुत अच्छी बातें कही और एक बहुत अच्छी ज़मीन तैयार की. और एक जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको बताया, और कैसे ये बदल रहा है. समाचार मीडिया कितना कहाँ से चला था और आज कहाँ आ गया है, और उसमें क्या इस समय चल रहा है, उसके क्या खतरे हैं, ये भी बहुत अपने अनुभव से और बहुत अच्छी तस्वीरों के साथ हमको बताया. आपका जो विषय है वो इतना व्यापक है कि अब टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस, कंटेंट, डिजिटलाइजेशन, शिफ्टिंग पैराडाइम, ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं. इनमें एक एक पर कई कई दिन की गोष्ठी हो सकती है. तो उम्मीद करता हूँ कि उतने विस्तार और गहराई की आप उम्मीद मुझसे नहीं करेंगे. कुछ बातों की ओर ध्यान आप खींचूंगा. शिशिर की बात से ही शुरू करता हूँ जहाँ उन्होंने ख़त्म किया कि
आत्मनिर्भर भारत को लेकर जैसे हम मुख्य धारा का मीडिया और सोशल मीडिया इन दो भागों में बांटते हैं आजकल, और वो हैं भी, उन्होंने मिलकर जिस तरह से जो आख्यान यानी जो नैरेटिव बनाया, उसके खतरे बताए। क्या किया गया और कैसे किया गया ये उन्होंने सामने रखा, और क्या नहीं किया गया जो करना जरूरी था, और वो किया जाता तो असली आत्मनिर्भरता का समझ लोगों को आती है। समझ में आता है कि असली आत्मनिर्भरता कैसी होती है। वो अपने को दुनिया से काट कर एक टापू यानी द्वीप बना देने से आत्मनिर्भरता नहीं आती। तो ये एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, देखिए जो डिजिटलीकरण हुआ है, पूरे मनुष्य का भी डिजिटलीकरण हो गया है, केवल एक इंडस्ट्री की बात नहीं है। हम सब, हमारे आज की ज़िंदगी में से अगर डिजिटल चीज़ें और सारी उन सब क्रियाओं को निकाल दिया जाए तो हम तो एक दिन जी नहीं पाएंगे। हम आपस में बात भी नहीं कर पाते अगर ये हम डिजिटल दुनिया में नहीं होते इस समय। तो ये सिर्फ एक उद्योग का नहीं, उससे हम सब भी, पूरी मनुष्यता बदल गई है। और मनुष्यता ही नहीं, उसकी समझ, उसके दिल, दिमाग, जीवन शैली और उसकी संपूर्ण चेतना बदल रही है। हम संयोग से एक ऐसे उद्योग में हैं जो रोज हर समय लोगों को छूता है, लोगों तक पहुंचता है। और मैं अगर कहूं कि आज की जो दुनिया है जिसमें हम सब शामिल हैं, वो एक बहुत बड़ी हद तक मीडिया निर्मित आंतरिक संसार की दुनिया है। यानी जो हमारा आंतरिक संसार है, हमारी जो चेतना है, वो लगभग मीडिया निर्मित हो गई है। हमारी अर्थव्यवस्था कितनी डिजिटल है, कितनी इंटरनेट पर निर्भर है और कितनी इस टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते ही हैं। लेकिन वो भी और हम सब भी, तो हम आज जो किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, हमारी जो राय है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो या वो भारत हो, भारत की असलियत हो, दुनिया की असलियत हो, चीन, पाकिस्तान, और बहुत जो चीज़ें जो मीडिया का विषय रहती हैं, जो हम सबके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, तमाम चीज़ें, ये राजनीति, बीजेपी, कांग्रेस, प्रधानमंत्री, विपक्ष, राहुल गांधी, मोदी, ये सब चलता रहता है। तो इन सब के बारे में जो हमारी राय बनती है, कई बार बहुत साफ राय नहीं बनती हमारी राय, हमारे जो विचार होते हैं, उसमें बहुत सारे गैप रहते हैं, अधूरापन रहता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टेंटेटिवनेस रहती है। और ऐसा अच्छा है, होना ही चाहिए, ऐसा ही होता है। लेकिन वो सब राय जो हमारी पक्की अधपक्की राय, हमारा चिंतन, विचार, समझ और हमारा समूचा आंतरिक संसार, वो आज इतनी बड़ी हद तक मीडिया निर्मित और मीडिया संचालित और मीडिया प्रभावित है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे जब मैंने 40 साल पहले पत्रकारिता शुरू की थी। तब 24 घंटे में सुबह अखबार आता था, उसके बाद 24 घंटे कुछ नहीं होता था, हम अपना काम करते थे, मस्ती करते थे, जो भी करते थे, दुनिया चलती रहती थी। हमारे जैसे लोग उसके कुछ हिस्से को, जो हमारे हिस्से में था, हमारी जो बीट थी, उसको कवर करते थे, उसको शाम को आके लिखते थे, जो अगले दिन सुबह लोगों के पास पहुंचता था। तो आज की तुलना में वो बहुत आसान, बड़ी सरल, एक बड़ी अद्भुत सी जिंदगी थी। और अब हम उसके लिए सिर्फ तरस सकते हैं, नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जेंस के बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं, अभी टेक्नोलॉजी, डिजाइन, फाइनेंस, राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक कंपनियां, हमारी अपनी कंपनियां, इन सब का जो, और कंटेंट और टेक्नोलॉजी, इन सब का जो कन्वर्जेंस हुआ है, कन्वर्जेंस को मैं एक संगम कहता हूं, वो सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का डिजिटलाइजेशन हुआ है, और ये और बढ़ रहा है रोज।
तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हम लोग चाहते, यानी एक दिन हम अखबार ना पढ़ते तो बिना दुनिया के बारे में कुछ जाने समझे हम आराम से अपनी छोटी सी अंदरूनी अपनी दिमागी दुनिया में जी सकते थे, मस्ती कर सकते थे या पढ़ सकते थे या धंधा कर सकते थे, या हमारे शिक्षक भी आप लोग पढ़ाते हैं वो भी बस अपना केवल उस दिन उनको क्या पढ़ाना है ये वो पढ़ते, उसकी तैयारी करते, जाते, एक लेक्चर देते या चार पांच लेक्चर देते, आते, घर के काम करते और अगले दिन की तैयारी करते। अब ये सब संभव नहीं है। अब रोज इस सारे संगम के कारण हम पर हर समय सूचनाएं, अर्ध सूचनाएं, सत्य, असत्य और अर्ध सत्य, और अब तो पोस्ट ट्रुथ भी आ गया है तो कहूंगा कि उत्तर सत्य, ये हर समय हमारे चेतना पर, हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारे दिलो दिमाग पर हमला कर रहे हैं हर समय, हर तरफ से। और सबके पास ये जो जो रिसीवर की बात शिशिर ने कही, हम सब जो ग्राहक हैं इन सारी चीजों के, सबका हमला हमारे ऊपर है, सबके सामने हम हैं कि भैया इस आदमी को मुझे अपने पकड़ में करना है, क्योंकि या तो मुझे अपनी कोई चीज इसको बेचनी है, इसलिए मुझे विज्ञापन ऐसे देने हैं जिससे वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, या मुझे इसको एक अपने लिए वोटर बनाना है आज नहीं तो कल अपना मतदाता बनाना है, इसलिए मुझे इसके दिलो दिमाग को अपनी राजनीतिक बातों से पकड़ना है, कैद करना है, या मुझे अब उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, आप समझ गए कि यानी सबके सामने ये जो बड़े हित हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट, ये सब हमारे दिलो दिमाग पर और उसकी कोई हमारी जेब पर कब्जा करना चाहता है और उसके लिए हमारे दिलो दिमाग पर हमला करता है, कोई हमारे दिलो दिमाग पर हमको कैद करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, इसलिए वो दूसरे तरीके अपनाता है। तो आज हम में से हर एक जो व्यक्ति है वो इस भयानक 24 घंटे चलने वाले युद्ध के बीच में है, अकेला है, उसके पास औजार नहीं है उससे लड़ने के। तो जो बहुत बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और हो रहा है लगातार, वो ये कि हम आज शिशिर की बात को ही बीच में रख के उसी को आगे बढ़ा के कहूंगा कि एक जो बुनियादी मनुष्य की आत्मनिर्भरता उसके स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है, वो बुनियादी आत्मनिर्भरता, वो बुनियादी आत्मबोध, सेंस ऑफ सेल्फ, अब वो भी हमारे बस में नहीं रहा, क्योंकि हमारे उस आत्मबोध पर, हमारे सेल्फ पर और हमारे सेंस ऑफ सेल्फ पर लगातार हमले हो रहे। अब हमारे पास यहाँ दिलो दिमाग में, हमारी चेतना में कोई अवकाश नहीं है, कोई खाली जगह कोई छोड़ना नहीं चाहता कि जहां हम सिर्फ अपने साथ हो सकें और कुछ सोच और समझ सकें और सिर्फ जी सकें। ये जो इस कन्वर्जेंस का खतरा है, आप लोग अगर युवाल हरारी को पढ़ते और सुनते हो, आजकल वो बहुत लोकप्रिय है, उनको सुनिए, उनको पढ़िए, तो या तो कोई हमें सिर्फ एक उपभोक्ता बनाने पर तुला है, या कोई हमें सिर्फ अपना समर्थक या अनुयायी बनाने पर, पिछलग्गू बनाने पर तुला है, चेला बनाने पर तुला है, या कोई हमें अपना वोटर बनाने पर तुला है। लेकिन हम रहें, यानी जो सच्ची आत्मनिर्भरता होती है, और शिशिर ने चूंकि दरवाजा खोल दिया उसका, उसने आध्यात्मिकता की बात की थी, मैं कहना चाहता हूं कि एक जो हमारी आध्यात्मिक जरूरत है, हम जो हैं वही होने की, वही रहने की, वो जो आध्यात्मिक, आत्मिक, मनोवैज्ञानिक आत्मनिर्भरता, अपने साथ अपने जैसा होकर रहने की जरूरत, जो चीज हमें एक अलग व्यक्ति बनाती है हर दूसरे व्यक्ति से, जो चीज हमें अद्वितीय बनाती है, यानी यूनिक बनाती है, वो जो हमारी जरूरत है वो सबसे ज्यादा खतरे में है, यानी हमारी मनुष्यता खतरे में।
अब ये आमतौर पर मैं कहूँगा कि ये समाचार मीडिया इस तरह के सरोकारों और इस तरह की बातों से ज़्यादा वो नहीं रखता। उसको तो किसी तरह हमारी सबसे पहले हमारे आँखों और कानों पर हमला करके, यानी चीख चिल्लाकर और बहुत जितने नाटकीय दृश्य हो सकते हैं उतने नाटकीय दृश्य दिखाकर हमको हमारे ध्यान को पकड़ने की कोशिश है। उसको हमारी समझ की चिंता नहीं है, उसको हमारी सिर्फ आंखें चाहिए और खुले कान चाहिए जिसमें वो कचरा डाल रहा है। आमतौर पे ये जो बहसें होती हैं बाकी जो हम देखते हैं, इसके खतरे हैं। जैसे एक देश को रैल्फ वाल्डो स्टीवेंसन के जिस उद्धरण से शिशिर ने समाप्त किया था, सच्ची आत्मनिर्भरता पर और जो हम हैं वही रहने की जरूरत पर, उसमें दूसरे शामिल हैं। हम किसी से कट के नहीं रह सकते। हमको लोगों के बीच में, समाज के बीच में, उनके बीच में रहना है, दुनिया के बीच में रहना है। संन्यास लेकर जंगल में नहीं जाना। लेकिन हम तभी रह सकते हैं जब हम रहें। बिना उसके हम ना तो ठीक से सोच सकते हैं, ना चीज़ों को समझ सकते हैं, और बिना उसके ना तो हम एक अच्छे उपभोक्ता हो सकते हैं, ना हम अच्छे नागरिक हो सकते हैं, और अच्छे नागरिक नहीं हो सकते तो अच्छे मतदाता भी नहीं हो सकते। तो ये है बड़ी समस्या। अब इसमें मीडिया की, सारे मीडिया की, उसमें सोशल मीडिया शामिल है, उसमें मुख्य धारा का मीडिया शामिल है, अखबार, टीवी और ये जो नए माध्यम आ गए हैं, ऑनलाइन मीडिया है, ये सब शामिल हैं। और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय भी शामिल है, जो हम जानते हैं कि आजकल सबसे बड़ा ज्ञान का, समझ का स्रोत है। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि आप सब शिक्षक हैं, गुरु हैं, इसलिए अपने छात्रों को, बच्चों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा संवेदित करके ये सिखाने की ज़रूरत है कि वो अपनी निजता को, अपनी निजी और एक जो अद्वितीय उनकी मौलिक सोच है और जो उनका मौलिक स्व है, सेल्फ है, उसको बचाते हुए कैसे मीडिया को कंज्यूम करें, और कैसे, क्योंकि वो पत्रकारिता या कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे, तो फिर उसको कैसे, उसका निर्माण भी कैसे करें। क्योंकि हम एक साथ, हम निर्माता भी हैं और हम उपभोक्ता भी हैं। ये पत्रकार का तो होता है। तो ये एक तो बहुत जरूरी चीज है। इसको मैं बहुत कहूँ कि मीडिया, कई बार हम पत्रकार होते हुए भी, जिसको हम आजकल चर्चा उसकी होती है कि हम मीडिया को समझ नहीं पाते। ये जो पूरी प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिससे हमारे अपने दिलो दिमाग बदले बनाए जा रहे हैं रोज, हर समय, इसको जब हम स्वयं नहीं समझेंगे तो उससे बचेंगे कैसे। और हमें न सिर्फ बचना है, हमें तो बनाना है, हमें कंटेंट बनाना है। वो कोई भी मंच हो सकता है, उसका फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा काम एक संप्रेषक, कम्युनिकेटर के रूप में कंटेंट बनाना है। तो दो तरीके हैं। एक तो बहुत कुछ भाग्यवान लोग होते हैं जिनको अपने मन का कंटेंट बनाने का मौका मिलता है। ज्यादातर लोग, 99% लोग जो हमारे जैसे और शिशिर जैसे मीडिया में हैं, उनको सीमाओं के भीतर काम करना होता है। वो सीमाएं हमारी एक बीट की सीमा भी हो सकती है, जैसे शिशिर के पास राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, दूसरे विषयों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और जिज्ञासाएं हो सकती हैं, इच्छा हो सकती है, लेकिन उनको अगर बांध दिया गया है आर्थिक रिपोर्टिंग में, तो ये उनकी कम से कम काम के सिलसिले में, कंटेंट क्रिएशन के लिहाज से उनकी सीमा हो गई। मैं अगर राजनीति
रिपोर्ट करता हूँ या मेरा काम विश्लेषण है, संपादक है, तो मुझे और इतने काम करने हैं, तो मुझे भी, मेरे सामने भी सीमाएं हैं। तो अपनी सीमा में रहते हुए हम ऐसा कंटेंट बनाएं जो हमारे उस कंटेंट के उपभोक्ता को सचमुच समर्थ बनाए, उसको समझ दे, अपनी राय बनाने लायक सूचना और संदर्भ दे। संदर्भ बहुत जरूरी है, सिर्फ सूचना काफी नहीं है। संदर्भ और परिप्रेक्ष्य यानी इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट, पर्सपेक्टिव, ये तीनों चीजें हमें देनी है और यथासंभव ईमानदारी से और बिना किसी दबाव के देनी है और बिना किसी स्वार्थ के देनी है। लेकिन ये सब आदर्श की बात है। तो इसको, ये जो बुनियादी एक मीडिया लिटरेसी है, मीडिया साक्षरता है, ये कई बार हम पत्रकारों को भी नहीं होती, क्योंकि हम अपने को आलोचक दृष्टि से देखना भूल जाते हैं। और हमारे साथ शिशिर ने जिसका ये उल्लेख किया, मेरा एक बड़ा पुराना प्रिय वाक्य है कि अपने अज्ञान का जितना अहंकार पत्रकारों को होता है, कम लोगों को होता है। बहुत जल्दी हम पाते हैं कि वैसे तो शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन पत्रकार उनसे आगे हैं। तो इस अपने अज्ञान के अहंकार से बचना पत्रकार के लिए बहुत जरूरी है। वो बड़ा कठिन है। तो ये पत्रकारिता के छात्रों को भी बताना जरूरी है और ये आप ही बता सकते हैं, हम लोग मिल के बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बताते हैं। अब दिक्कत ये है कि जो बहुत बड़ी चीज ये हो रही है, शिशिर ने उसके एक पक्ष की ओर जो कुल मिलाकर जो एक आख्यान बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत का ही चलिए एक आख्यान जो बना, उसमें जो अच्छी लेकिन बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाइयां हैं वो छुप गईं। जो बाहर आती तो लोगों की समझ बनती और सच्चे आत्मनिर्भर देश के रूप में, सच्ची आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने के लिए जो बुनियादी शर्तें और जरूरतें हैं वो हो पाती अगर पूरा आख्यान समग्र होता, एकांगी नहीं होता और प्रायोजित नहीं होता। तो उससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसी का हुआ, नुकसान पूरे देश का हुआ। नुकसान दिया बनाने वालों का हुआ, जो छोटा है, जो किसी भी क्षेत्र में जो छोटे हैं, जिनको सचमुच सहारे की जरूरत है, जिनको आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जो लगभग असहाय हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, वही सबसे ज्यादा पृष्ठभूमि में धकेल दिए जाते हैं। और एक बड़ा खुशनुमा सा माहौल बन जाता है कि अब हम आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़े हैं, देश चल पड़ा है और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो अंततः ये जो एकांगी और गढ़े गए आख्यान बनते हैं, नैरेटिव बनते हैं, इसमें अगर दूसरा पक्ष भी साथ नहीं आ रहा है तो फिर पूरे देश का, समाज का, हम सबका नुकसान होता है। और यही बात, इसको हम किसी भी चीज में ले जा सकते हैं। हम उद्योगों, किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी सेक्टर में ले जा सकते हैं, हम इसको शिक्षा में ले जा सकते हैं, समाज में ले जा सकते हैं, राजनीति में ले जा सकते हैं। और चूंकि जो पहले नहीं था, पहले ये काफी था कि जिसको जो कुछ भी लोगों से कहना और लोगों तक पहुंचाना होता था, उसके पास अखबार नाम की एक चीज थी, रेडियो था लेकिन वो सरकारी था, इसलिए मैं उसकी चर्चा में नहीं जा रहा हूं। अखबार पत्रिकाएं यही थे। तो या तो खबर को प्रभावित करके, खबर बनकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, घटनाएं करके, जनसभाएं करके वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाता था, या फिर विज्ञापन देकर, जो आर्थिक, जो व्यवसायी थे वो जब अभी क्या है कि अभी ये सारी शक्तियां जिनको मैं गिना चुका हूं, वो सब हर समय, जैसा मैंने कहा कि हमको पकड़ने के लिए बेचैन हैं और सक्रिय हैं। तो उनमें आपस में भी बहुत होड़ है। तो
उस होड़ को समझने, इस पूरी प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। वो समझ हम कैसे दें, वो क्षमता अपने छात्रों को और उनके माध्यम से हम नागरिक को कैसे दें और उपभोक्ता को कैसे दें, ये हमारी और आपकी साझा जिम्मेदारी है। और ये अगर नहीं हुआ तो हमारा समाज और उससे जुड़ी सारी चीजें और हम एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक भीतर से खाली, खोखले और कमजोर होते जाएंगे। तो चीजें जितनी जटिल हो रही हैं, उनको समझने के लिए उतनी ही महीन बुद्धि जो चाहिए, ये बनाने का काम कायदे से मीडिया का होना चाहिए। लेकिन अगर मीडिया खुद ही उस आख्यान निर्माण में लग जाए जो बनाया हुआ दूसरों का है, तो फिर समस्या और गहरी हो जाती है। दुर्भाग्य से अभी हमारे साथ ये हो रहा है और रोज बढ़ता जाता है। और इसमें यानी नागरिक के दिल और दिमाग और चेतना को पकड़ने, कैद करने की होड़ में कोई एक या दो या तीन पार्टियां नहीं हैं, एक या दो या तीन कंपनियां नहीं हैं, केवल गूगल और बाकी सब नहीं हैं, सब के सब शामिल हैं। तो आज इस कन्वर्जेंस ने जितना हमको सशक्त बनाया है, जितना सक्षम बनाया है, अपनी योग्यताओं और कौशलों को विकसित करने के लिए जितने औजार हमें दिए हैं, उसी कन्वर्जेंस ने हमें उतना ही कमजोर, असहाय, इन सब पर निर्भर और इसलिए कम आत्मनिर्भर बनाया है। तो ये समझना और समझाना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है जो हमारे पिछले कल की तुलना में तब से आज की हुई है और ये और आगे जाने वाली है। तो मैं जैसे अपने लिए तो हूँ ही, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम और आप भी अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए चिंतित होंगे, इसलिए हम अभी से उनको थोड़ा तैयार कर सकें, ये ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your thought-provoking session. Set a perfect platform for our speakers to deliver their presentations in the areas of media and entertainment industry. सर, मुझे आपको सुनने का मौका थर्ड टाइम मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है, मैं आप जब भी बोलते हो तो ऐसा लगता है बैठ के सुनो। मतलब एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट होता है आपका कि ऐसा लगता है कुछ नया हमारे अंदर जा रहा है, कुछ हमें नया सीखने को मिल रहा है। शिशिर सिन्हा सर को मैंने पहली बार सुना तो मुझे उनको भी सुन के ऐसा लगा कि हम लोग कितना खुद को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, बट हम कितना खुद को भूलते जा रहे हैं। तो सर आप मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू सो मच सर। मैम, भावना मैम ने आपको बुलाने का मुझे मौका दिया और मैं आगे आपको और सुनने के लिए और बुलाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद टीना। टीना ही हो ना? यस सर, यस सर, मैं टीना ही। Now let me call Miss Arushi Singh, Faculty of School of Journalism and Mass Communication, to welcome our next guest, Dr. Durgesh Tripathi sir, Associate Professor, GGSIQ University. Arushi ma'am, please. Yeah, thank you so much, Tina. It's my proud privilege to welcome and introduce Dr. Durgesh Tripathi sir. It's my proud privilege to welcome him. Dr. Durgesh Tripathi sir is a course coordinator of Society and Media, which is a SWAYAM MOOC offered by GGS IPU, whose principal area of work is related with open education resources, youth, and digital participation in India. He is a well-known propagator of the idea of making higher education in India available for everyone through open education resources. He promotes the vision of National Mission on Education through ICT, Government of India, through his immense efforts.
He is also the founding faculty at University School of Mass Communication at Guru Gobind Singh, Indraprastha University, Delhi. We welcome you, sir. Now I hand over the session to Sir to share his words of wisdom. Sir, please. Sir, a bit louder. I'm audible? No, sir. I'm audible? Sir, you need to increase your audio a little more, a bit more. Okay. हाँ sir, now you are audible. हाँ जी sir. Thank you so much आरुषि. सबसे पहले मैं केसीसी इंस्टीट्यूट और सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप सभी लोगों ने, जिसको हम लोग हमेशा सुनते थे, देखते थे, चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे, उनको आज अवसर दिया आपने मुझे रूबरू सुनने का और देखने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात कि आप सभी ने मुझे एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को शेयर करने का मौका दिया, जिसमें मैं समझ पाया कि कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं या समाज में आत्मनिर्भरता आ सकती है, या जैसा कि राहुल देव जी ने बताया कि किस तरीके से मीडिया के प्लेटफॉर्म, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की एक बहुत पहले किताब पब्लिश हुई थी नाम चोम्स्की की, उन्होंने जैसे बताया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया, उस सारा एक आइडिया हमें मिल पाया राहुल देव जी के विचारों से। और आत्मनिर्भर जिस तरीके से सुशील जी ने बताया, हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा विषय थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमें मौका मिला बहुत ही वरिष्ठ साथियों के साथ, बहुत ही सीनियर्स के साथ, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि हमें अपनी बात कहने का मौका मिले आप सबके बीच में। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि मेरा विषय थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग इस प्रकरण में है, इस सेंस में है कि मैं बात करूंगा थोड़ी सी एकेडमिक पार्टिसिपेशन की, एकेडमिक एंगेजमेंट की, डिजिटल लर्निंग पार्टिसिपेशन की, क्योंकि एक्चुअली कोविड-19 has compelled us to think about the alternative source or alternative platform of education. Or right now we don't have any other option other than the online education, other than the digital education, other than the massive open online course. तो ये एक सबसे बड़ा हमारे पास सवाल है कि कोविड-19 सिचुएशन को कैसे हम कॉम्बैट करें, किस तरीके से हमारे देश में या पूरे विश्व में एकेडमिक सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड करें, आगे बढ़े, या कैसे हम चीजों को अपने साथ जोड़ते हुए आगे बढ़े। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल, जियोक्लाइमेटिक सिचुएशन है हमारे देश में, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़े, या ऑनलाइन एजुकेशन के साथ हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए और उसके साथ हम आगे चल पाए। जब हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूज और बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्लेम्ड यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूशंस की न्यूज के बारे में, तो ये लगता है, ये समझ में आता है कि उन लोगों ने, उन सभी ने 21 तक या नेक्स्ट ईयर तक उनका सारा सेशन ऑनलाइन होने जा रहा है। बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की, और एज पर आवर गाइडलाइंस, एज पर आवर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, हम लोग भी 20 अगस्त से ऑनलाइन एजुकेशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू एंगेज विद द लर्नर्स, टू एंगेज विद द स्टूडेंट्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, ऑफ आवर सिस्टम। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम कैसे आगे बढ़ें। जिस तरीके से पूरी सरकार डिजिटल एजुकेशन को लेके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रही है, हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, हमें ऑनलाइन एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात है, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात है, या यदि आप सबको याद हो
कि लास्ट बजट सेशन में ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले समय में टॉप 100 यूनिवर्सिटी विल लॉन्च ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन कोर्स। तो ये मैसेज है कि हमको भविष्य के साथ, एडॉप्टेबिलिटी के साथ, एकोमोडेट करने के साथ साथ चीजों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोविड-19 ने इस सिचुएशन को और कंपेल किया और हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि हम 2016-17 से यूजीसी की चेयरमैन की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से जो गाइडलाइंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आती थी कि अप टू 20% क्रेडिट will be coming by the MOOC और massive open online course। अब क्या है कि अप टू 40% का कंसेंट आने की बात है, गाइडलाइंस आने की बात है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने बिफोर 2020 या 19 में उन लोगों ने इस चीज को एडॉप्ट भी किया कि अपनी क्रेडिट सिस्टम में, सिलेबस में बदलाव करके अप टू 20% ऑफ द कोर्स फ्रॉम मूक्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट को उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन कोविड-19 के सिचुएशन के बाद पूरी देश की जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको एक तरह से और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया, उनको और कोई रास्ता नहीं है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की तरफ हम बढ़ें। यदि हम 2014 की बात करें तो जो यूनेस्को ने गाइडलाइन दी, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे स्पेशली, टू अडॉप्ट द ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर बेनिफिट ऑफ द एजुकेशनिस्ट, तो हम लोग कैसे उसको आगे बढ़े। इंडिया में यदि हम बात करें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ई-पीजी पाठशाला एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और मैं ये कह सकता हूं कि इट्स इंडिविजुअल digital depository for the higher education, largest digital depository in the higher education in our country, where you can find more than 20,000 plus content, subject contains more than 700 topics and titles, and contributed by more than 1,000 professors of our country. You can imagine and you can understand the contribution done by and contributed by the senior professors from National Law University, IIT, IIM, JNU, University of Delhi and IT University. मैं एज ए को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी था, जैसा कि आपने आरुषि बताया कि मैं अर्लियर 2014 से ही नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT जुड़ा रहा। मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में बहुत ही डिबेटेबल इशू है, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। ये अलग की बात है कि हमारे बीच में इस समय दो बहुत ही देश के मजबूत और पोटेंशियल जर्नलिस्ट हैं और हमेशा से एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट के रूप में शिशिर जी का नाम है। राहुल देव जी ने अपने कंट्रीब्यूशन से हमेशा सबको एनर्जाइज किया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मुझे दुख होता है कि आज भी यदि मैं देखूं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा होने के बाद भी मैं उस दिन टेलीविजन पे देख रहा था, उसके नेक्स्ट डे देख रहा था, उसके नेक्स्ट डे देख रहा था, लेकिन मुझे नहीं याद है। अब आपको ज्यादा यदि पता हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, किसी भी न्यूज मीडिया चैनल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, कोई डिबेट नहीं था, कोई भी चर्चा नहीं हुआ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो देश के भविष्य को बदल सकती है, जो बदलने की बात की जा रही है सभी लोगों द्वारा, काफी लोगों द्वारा, लेकिन आज तक उस पर कोई डिस्कशन, कोई बहुत न्यूज राइटअप, कोई एडिटोरियल मुझे देखने को, पढ़ने को मौका नहीं मिला। ये अलग की बात है, उसके बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एज ए टीचर, एज ए लर्नर, हमें सीनियर लोगों से, एजुकेशनिस्ट से, सीनियर प्रोफेसर से, सीनियर जर्नलिस्ट से, जो जिनकी बीट एजुकेशन हो, जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उनके विचार भी सुनने का मौका मिलना चाहिए था, जो अभी तक आज तक नहीं मिल पाया। मैं आशा करता हूं कि आगे हमारे बड़े बड़े मीडिया हाउस इस बारे में भी थोड़ी सी समझ रखेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी युवा भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है और इसकी कितनी जरूरत है। मैं यदि बात करूं कुछ इसके पॉजिटिव नोट के बारे में,
we can understand about the contribution and engagement of the online education, especially massive of online course, and we can understand that there is a bridge, or we can create a bridge between digital divides of our country with the use of online education or with the use of massive open online course. मेरा ये मानना है कि नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टूडेंट है, स्कॉलर है, या नॉर्दर्न पार्ट का, लद्दाख का, लेह का, या कोई वेस्टर्न पार्ट का हो, क्या उसका ये राइट नहीं है? इट्स राइट ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड, टू लिसन एंड टू सी एंड टू अंडरस्टैंड द विजन and the lectures and the content of the professors led by the JNU, led by the IIT, IIM, IT University or University of Delhi. Understanding and potential lectures, understanding of the professors from the capital of our country. Then उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स can be the better platform to gap, to bridge between the digital divide of our country. यदि हम लोग बात करें नॉलेज इकोनॉमी की, यदि हम लोग डिजिटल इंक्लूजन की बात करें, मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इस ब्रिज को काफी हद तक पूरा करने का एक कोशिश कर सकता है, जिससे कि सारे जो हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसा हम जानते हैं, यू हैव डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन आवर कंट्री, तो बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे लर्नर्स में, स्टूडेंट्स में ये जरूरी है कि उनको एक पोटेंशियल, एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक लेक्चर्स है या एक नॉलेज है, उन तक पहुंचे। ये डिजिटल इंक्लूजन की भी एक बात हम लोग कर सकते हैं जो नॉलेज इकोनॉमी को कैरी फॉरवर्ड करता है। अब हम लोग बात करें कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे ईपीजी पाठशाला या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि बहुत सारे देश के बड़े प्रोफेसर्स के द्वारा आईआईएम, आईआईटी, या आप कह सकते हैं कि कैपिटल ऑफ आवर कंट्री के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे मणिपुर का बच्चा, नागालैंड का बच्चा, या रिमोट एरिया जो किसी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी का बच्चा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरीके की हो सकती है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जेएनयू में ना पढ़ पाए, आईटी यूनिवर्सिटी। Durgesh sir, sorry to interrupt you. Durgesh sir, sorry to interrupt you. Sir, there is a bit tuning required in your audio. I think some network problem is there. Is it right? I'm audible right now? No sir, not really. I'm audible? I'm audible now? Hello? I'm audible now? Yes Yeah. sir, yes sir. Yes. Perfectly fine sir. Okay. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे इन सिचुएशन में इस तरह के डिजिटल डिवाइड को, डिजिटल इंक्लूजन को कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इन सारी चीजों को लेके। बहुत सारे इश्यूज हैं इस तरह के डिबेट के, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही फिजिबल नहीं है, डेटा स्पीड नहीं है, डेटा की कनेक्शन नहीं है, स्मार्टफोन्स की प्रॉब्लम है, लैपटॉप की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू नियर फ्यूचर हम लोग इन Sir, sorry to interrupt, but I think, sir, your video is not visible.
अब ऑडियो Okay. अच्छी आ रही है सर, हाँ वीडियो नहीं आ रही सर। Can I continue with the audio and ऑडियो के साथ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? ओके सर, यस सर। प्लीज प्लीज। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मीट आउट हम कर सकते हैं कि हम लोग दिल्ली में बैठ के भी, कैपिटल में बैठ के भी बैंडविड्थ की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द डेटा, रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड विद द स्मार्टफोन, लैपटॉप। तो ये बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है और इसके साथ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक अल्टरनेट सिचुएशन हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है जिससे कि हम आगे बढ़ें। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से डेवलपमेंट हम कर रहे हैं बहुत सारी सिचुएशन के साथ, तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है वेरियस प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, और जो मूक का बेसिक आइडिया है अबाउट 3A, एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवेन कैन रीच, कैन एनीवन एक्सेस द मूक कोर्स। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि मूक कोर्स के द्वारा, ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा पूरा तो नहीं बट अप टू 20%, अप टू 30% ऑफ द कोर्स वी कैन अचीव आवर गोल। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि डिजिटल एजुकेशन और इस तरीके की जितने भी एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, हम इसको क्राइसिस के समय में या अनप्रेसिडेंटेड जिस तरीके का हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है कोविड-19 में, हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम अपनी टीचिंग, लर्निंग, अपनी प्रोसेस को अपने स्टूडेंट के साथ मैक्सिमम लेवल पे इंगेज कर सकते हैं। और जो एक डायरेक्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, जो एक डायरेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको कि कहा जा रहा है कि हो चुका है, तो हम लोग इस तरीके की सिचुएशन को कॉम्बैट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि जिस तरीके से प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा आने वाला युवा वो वेरियस प्लेटफॉर्म्स के साथ, बायजूस के साथ, खान एकेडमी के साथ 10+2 की पढ़ाई के करके आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज करके आगे बढ़ रहा है, वहां पे हमें यदि ऑनलाइन एजुकेशन एक लेवल तक, या एक कह सकते हैं कि एक शुरुआत को यदि हम लोग स्टार्ट करें और थोड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आने वाले समय में इस पूरे सिचुएशन को ठीक कर पाएंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ पाएं। मुझे ये लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इन सारे वेरियस इश्यूज को तो एडहर करने की कोशिश किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैं उससे हम लोग अभी बहुत दूर हैं समझ पाने में और उसको कनेक्ट कर पाने में, कि कैसे हम जो हमारी वेरियस या वेरीड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जहां पे हम बिजली अभी पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, बिजली की सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की नहीं हो पा रही है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हम इवन इन कैपिटल 3G 4G कंटिन्यूअस उसकी बैंडविड्थ नहीं है, उसकी स्पीड नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको कि हमें आने वाले समय में फेस करना होगा, और इसको समझे बिना, इसको देखे बिना हमें लगता है कि अभी थोड़ा चैलेंजिंग होगा कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आगे बढ़ें। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक लेवल तक हमें यदि ऑनलाइन एजुकेशन को एडॉप्ट करना पड़े, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को एडॉप्ट करना पड़े, तो मुझे ये लगता है कि ये 21st सेंचुरी का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, इंगेज करना है, तो जो एजुकेशन फॉर एवरीवन या इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन का जो कॉन्सेप्ट है, जो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट है, या उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू कनेक्ट विद ऑल एंड टू एजुकेशन टू ऑल, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मुझे ये लगता है कि हम काफी हद तक इन चैलेंजेस को, इस चीजों को ठीक कर पाएंगे और पूरा कर पाएंगे। वहां तक जेंडर इक्वलिटी का सवाल है, यदि अपॉर्चुनिटी का भी सवाल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का, तो मुझे ये लगता है कि ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम या इनोवेटिव पेडागोजी का जो आइडिया है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं।
निश्चित रूप से आने वाले समय में बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आएगी कि अभी तक जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या हम लोगों की तरफ से, वो इंग्लिश में है। लेकिन बहुत सारा एक कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी का जो एक पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस तबके को जोड़ने के लिए हमें अलग अलग भाषाओं में भी इनको डालना पड़ेगा या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इससे पहले एक सर्कुलर जारी किया कि लगभग 8 भारतीय भाषाओं में आने वाले समय में मूक्स कोर्सेज को लॉन्च किया जाएगा, या कह सकते हैं ट्रांसलेट किया जाएगा। मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास है, जिससे कि हम पूरे भारत की जो बहुत ही विविधतापूर्ण एक हमारा देश है, उसमें सब लोगों का जोड़ने का प्रयास हो पाएगा। लेकिन ये मैं मानूंगा कि अभी भी जिस तरह से स्कॉलर्स की एंगेजमेंट है, लर्नर्स की एंगेजमेंट है, उसके साथ साथ जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जो सिलेबस क्रेडिट सिस्टम है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, डिजिटल डिवाइड की बात है, डिजिटल इंक्लूजन की बात है, इस तरह की नॉलेज इकोनॉमी की बात है, बहुत सारा हमारा जियो क्लाइमेटिक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। मुझे ये लगता है कि इन चैलेंजेस को समझते हुए आने वाले समय में पब्लिक पॉलिसीज बनेंगी या पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की प्रयास होंगे। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में हमें फिर से सोचना होगा कि इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कैसे हम अपनी चीजों को आगे बढ़ें, लेके किस तरीके से ब्लेंडेड लर्निंग के साथ बढ़ें, किस तरीके से इनोवेटिव पेडागोजी को इंट्रोड्यूस करें, जिससे हम अपने लर्नर्स को अपनी क्लास के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ इंगेज कर पाएं। क्योंकि हम जब डेटा को देखते हैं तो ये डेटा मुझे रिफ्लेक्ट होते हैं कि बहुत सारा डेटा इस तरह का भी आता है कि क्लासेस की ड्रॉप आउट की भी बातें आती हैं, और इवन हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट की बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये मे बी कि ये इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में हो सकती हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की भी बैरियर हो सकती है, लेकिन हमें ये लगता है कि ड्रॉप आउट की समस्याओं को हम कैसे दूर करेंगे। तो कहीं न कहीं इस तरह के डिबेट में इस तरह का सॉल्यूशन भी आया कि जब हम एनी टाइम एनीवेयर एनीवन कैन का ऑप्शन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के थ्रू रखेंगे तो शायद ये ड्रॉप आउट की समस्या खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम की, लर्निंग की, उसकी जो एंगेजमेंट की जो टाइम है वो कंस्ट्रेन नहीं होगा, वो ओपन होगा, वो लिबर्टी होगी स्टूडेंट को, स्कॉलर को कभी भी उसको एक्सेस कर सकता है, कभी भी रीच कर सकता है, और बहुत हद तक कह सकता हूं कि उसकी जो क्रेडिट है वो क्रेडिट उससे अर्न कर सकता है। तो आगे जाके बाय द वे उसको कोई पेपर छोड़ना पड़े, कोई पेपर नहीं दे पाए, उस समस्या से भी वो दूर हो पाएगा, उस समस्या से भी वो आगे बढ़ पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या इनोवेटिव पेडागोजी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक, हम इस बारे में, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये क्लासरूम टीचिंग का ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म के रूप में हमें एक बेटर ऑप्शन जरूर प्रोवाइड करता है, और हमें बहुत सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसके शॉर्ट एनालिसिस करके इसके स्ट्रेंथ को देखें, वीकनेसेस को देखें, अपॉर्चुनिटीज को देखें और थ्रेट्स को फील करें, और तब उसके बाद मुझे ये लगता है कि अप टू 20% तक का जो एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का जो डायरेक्शन है, जो सजेशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से, वो बहुत कुछ फुलफिल कर पाएगा। और मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारा देश है, बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, चाहे भौगोलिक अवस्था की बात करें, भौगोलिक व्यवस्था की बात करें या पॉलिटिकल कंसेंसस की बात करें, उसमें ये बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत चैलेंजेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चैलेंजेज है, लेकिन इन बिटवीन हमें कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड टू कॉम्बैट दिस सिचुएशन जो भी इस समय इमरजेंट हमारे सामने है। और मेरा ये मानना है कि जो टीचर्स, लर्नर्स, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हैं, उनको इनोवेटिव पेडागोजी के साथ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि जो भी पोटेंशियल है हम उसको अच्छे तरीके से शोकेस कर पाए, आगे बढ़ पाए,
और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेज हैं उसको भी कोशिश करें कि किसी तरीके से मीट आउट करें, और तभी इसका एक बेहतर रास्ता बनेगा। क्योंकि जिस तरह से पैंडेमिक की सिचुएशन है, या जिस तरह की भी इस तरह की सिचुएशन अनफोर्सीन कभी सिचुएशन आए, तो हमें उसको टाइमली कॉम्बैट कर पाए। और इस सिचुएशन में जब मार्च में लॉकडाउन हुई और सारी चीजें शुरुआत हुई, तो हमारे सामने क्या ऑप्शन है ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के अलावा। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, चैलेंजेस को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी हम सिचुएशन को के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और मेरा निवेदन है, हमारे इस पैनल में बहुत सीनियर लोग जुड़े हैं, कि वे अपने साथियों के साथ, अपने सीनियर या जूनियर या बैचमेट या जो भी कुलीग हैं, उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे पॉइंट रेज्ड हैं, उसके बारे में डिस्कशन करें। उसमें जरूर कुछ फैकल्टी मेंबर्स को भी इनवाइट करें, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट को करें, और उसके बाद इसकी बहुत डिस्कशन की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा देश इतना परिपक्व नहीं है कि जब मैं साउथ कोरिया गया, सियोल में, या संघाई गया, तो वहां तो मूक्स डेवलपमेंट सेंटर 2016 से पहले से स्टार्ट था। मैंने देखा साउथ कोरिया में कि बहुत सारी साइबर यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे बच्चा की जाने की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, ऑनलाइन फीस सबमिशन होगी, ऑनलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और ऑनलाइन वो सर्टिफिकेट ले लेता है। और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, हार्वर्ड की बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एडेक्स का, फ्यूचर लर्न का, जहां पे आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छी से अच्छी डिग्री ले सकते हैं। बहुत सीनियर प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं, उनके कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसके पॉजिटिव चीजों को भी समझना पड़ेगा, और इसके साथ आगे कि इस सिचुएशन को हम अच्छे से कॉम्बैट कर पाएंगे, और आने वाले समय में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद दूंगा, पूरे केसीसी मैनेजमेंट को, डॉक्टर भावना को, डॉक्टर दीप्ति मैडम को, आरुषि को, और मैं पुनः धन्यवाद दूंगा शिशिर भाई साहब को एवं राहुल देव जी का, जिन्होंने एक बहुत ही अपने सारगर्भित विचारों से हम सभी को उन्होंने बताया और प्रेरित किया कि मैं भी कोशिश करूं कि अच्छी हिंदी में अपनी बात को रख सकूं। वैसे हम लोग सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं कभी अपनी कॉलेज लाइफ में, बट दिल्ली ने, सिचुएशन ने, इन्वायरमेंट ने कंपेल किया कि आपको इंग्लिश में लेक्चर देना है, इंग्लिश में क्लासरूम में एंगेजमेंट रखनी है, या कह सकता हूं कि बायलिंगुअल उन्होंने बना दिया। तो मुझे धन्यवाद भी दे सकता हूं दिल्ली एनसीआर के एनवायरनमेंट को और सभी को कि उन्होंने नए सिचुएशन के साथ हम लोगों को ढालने में मदद की। और पुनः धन्यवाद दूंगा शिशिर भाई साहब को, राहुल देव जी को, कि आपने हम सभी को नए ढंग से सोचने के बारे में, मीडिया की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, और एक नई राय मैं कह सकता हूं मीडिया के बारे में बनाने के बारे में कहा। और मैं उन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए बहुत पहले ही मैं ऑफ द रिकॉर्ड कहूंगा कि मैंने बहुत सारे मीडिया चैनल्स को देखना बंद कर दिया है, और टेलीविजन अभी भी हम लोग बहुत कम देखते हैं, और प्रिंट मीडिया को थोड़ा पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, और एक दो चैनल में थोड़े बहुत न्यूज देख पाते हैं। लेकिन समझ में ये आ पाती है कि आने वाले समय में किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे। और इन चैलेंजेस में मैं एक बात पुनः कह के मैं खत्म करूंगा अपनी बात को, क्योंकि 10:30 से ये पूरा चल रहा है वेबिनार, और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छे विचार आ रहे हैं। तो मैं इस बात से खत्म करूंगा कि जो से मेरी जानकारी है कि 3-4 दिन पहले मार्क जुकरबर्ग को और सुंदर पिचाई को, जो गूगल के हैं, फेसबुक के हैं, और बहुत सारे इस तरह के 3-4 लोगों को यूएस सीनेट ने कॉल किया था, और एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में बात हुई थी। और इस बारे में इस सारी सिचुएशन का मौका ही आया कि बहुत पहले आप सभी को ध्यान होगा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में एक बहुत बड़ी रहस्योद्घाटन पूरे विश्व में हुआ, और उसकी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने उसको ब्रेक किया था, और बहुत सारी दुनिया भर में उसकी खबरें चली, लोगों ने समझा कि कैसे वो ओपिनियन फॉर्मिंग कर रहा है कैम्ब्रिज एनालिटिका। हमारे सोशल साइकोलॉजिकल
अंडरस्टैंडिंग को कैसे रीड कर रहा है, उसकी डेटा माइनिंग कर रहा है और फिर उसके बाद डेटा मैनिपुलेट कर रहा है और ओपिनियन फॉर्मिंग कर रहा है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सीनेट ने सबको कॉल किया, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और उन सब पे आरोप ये है कि इन लोगों ने डेटा मैनिपुलेशन किया है और जो सोशियो सिमेट्रिक जो एक एनालिसिस है, जो हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी आपकी सर्च है, जो हमारी आपकी सिलेक्शंस है, प्रायोरिटीज है, प्रेफरेंसेस है, उसके आधार पे मैनिपुलेशन करके ये मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा। तो एंटी ट्रस्ट लॉ बोर्ड ने वहां पे एक शुरुआत करी है, अच्छी शुरुआत करी है। और मुझे लगता है कि AT&T एक बहुत बड़ी संस्था थी कभी यूएस में, जिसने की एक तरह से मोनोपोली कर ली थी डेटा पे, मोबाइल फोन पे और टेलीफोन पे, या इस तरीके की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, और उसको एंटी ट्रस्ट लॉ ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए उसको 3 भागों में बांटा था। और आज उसकी मोनोपोली AT&T की यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं है और विश्व के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से फेसबुक, गूगल की, मैं दादागिरी शब्द कैसे यूज करूं, क्योंकि कहीं न कहीं से ये सूचना का संवर्धन भी करते हैं। और सोशल नेटवर्किंग साइट कब सोशल मीडिया बन गया और मीडिया की लेजिटिमेसी को वो एक्नॉलेज करने लगा, उसको अप्रिशिएट करने लगा, उसको 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 कह सकता हूं कि उसके नाम पे लेजिटिमेसी के को बढ़ाने लगा और अपने आप को सोशल मीडिया कहा जाने लगा। जबकि मैं एज ए मीडिया स्कॉलर सोशल नेटवर्किंग साइट सुनते सुनते कब सोशल मीडिया आप सबने बोलना शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं चूंकि एक अध्यापक भी हूं, तो मैं अपने अपनी अपनी बात को, अपने विचारों को कंस्ट्रेन करूंगा एकेडमिक डिस्कशन में, एकेडमिक डिजिटल पार्टिसिपेशन में, यूथ पार्टिसिपेशन में, डिजिटल इंक्लूजन में, और बहुत सारे इश्यूज जो मैंने छोटी छोटी बातें कही है वो मैंने शिशिर जी के लिए और राहुल देव जी के लिए मैंने छोड़ी है कि उनके पास बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है, बहुत ओपन पैनल डिस्कशंस के प्लेटफॉर्म है और अवसर मिलते हैं, तो वहां मेरी बात को वे आगे बढ़ाएंगे। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you once again for your kind knowledge and guidance. It was indeed a very thought-provoking session, sir. And we would love to see you in our campus soon once this COVID ends. Okay, sir? And now we have been listening to eminent speakers deliberating in the areas of media and entertainment industry since morning. All these valuable insights gave us a new perspective that one should adopt while discussing these issues. I thank all of them for their gracious presence. Now let me take this honor to invite Dr. Deepti Sharma ma'am to present vote of thanks. Deepti ma'am. Thank you, Arushi. A very good afternoon to respected keynote speakers, dignitaries who joined us in National Media Conference on Shifting Paradigm of Indian Media and Entertainment Industry, Technology, Convergence, and Content in Digitalization. It is my privilege to propose a vote of thanks. I, Dr. Deepti Sharma, on behalf of KCC Institute of Legal and Higher Education and an entire fraternity of journalism and mass communication, and on my own behalf, wish to express my gratitude to Shri Shishir Sinha ji, a keynote speaker of the event, for kindly accepting our invitation and gracing the inaugural speech with his words of wisdom. We have very much we are very much accepting the content of Pursuit of Happiness and the Terminal, and the content on self-reliance. I may like to express our sincere thanks to Shri Rahul Dev ji for giving the excellent coverage of role of media in everyone's life. And further, we are grateful to Shri Durgesh Tripathi ji for enlightening speak on role of educationist on this pandemic time and challenges for digitalization. And I also express my deep gratitude to our respected chairman, sir, Shri Deepak Gupta ji, for his support and guidance. I thank Professor Dr. Bhavna Agarwal ma'am, Director KCC ILHE, for her inspiring and motivating mentorship.
I extend my thanks to all the faculty members from the different colleges, advisory committee, technical committee, and session chairs. And last but not the least, I'm thankful to the organizing committee members and all technical support staff who are directly or indirectly associated with the successful conduct of this conference. Thank you all. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.